हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसे हम कहते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है हायर लेवल पे। अगर आपने कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या कोई मैनेजमेंट स्टडीज करनी है हायर लेवल पे तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइपोथेसिस होते क्या हैं? अ हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। जो हाइपोथेसिस होते हैं वो एक स्टेटमेंट होती है कि पॉपुलेशन पैरामीटर इस तरीके से काम करता है या इस तरीके से चलता है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट अ हाइपोथेसिस इज अ कंक्लूजन विच इज टेंटेटिवली ड्रॉन ऑन द लॉजिकल बेसिस। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हाइपोथेसिस एक लॉजिकल तरीके से एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जो टेंटेटिवली निकाली जाती है। और इसको सिंपल करने की कोशिश करते हैं, इससे एक स्टेप ऊपर चलते हैं और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को डिफाइन करते हैं। Statistical hypothesis is some assumption or statement which may or may not be true। तो एक स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस एक डाटा की फॉर्म में हमें हाइपोथेसिस होता है कि फलां फलां जगह फलां फलां परसेंट मीन है या स्टैंडर्ड डेविएशन है या सैंपल प्रोपोर्शन है या पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है। कुछ दिया होता है विच मे बी ट्रू, विच मे नॉट बी ट्रू अबाउट द पॉपुलेशन और अबाउट द probability distribution characterizing the given population which we want to test on the basis of evidence from a random sample। ठीक है। अब ये जो टेक्निकल लैंग्वेज है ये 90% लोगों को समझ नहीं आएगी, बट मैं इसको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए इस वीडियो के लास्ट में आपको और अच्छे तरीके से विद एग्जांपल समझाने वाला हूँ। तो बेसिकली स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होता क्या है? ये एक हाइपोथेसिस होती है जो कि स्टैटिस्टिकल फॉर्म में होती है, नंबर की फॉर्म में होती है। इसमें आपको कोई ना कोई पॉपुलेशन या सैंपल पैरामीटर दिया जाता है और उसके अंदर आप अपनी हाइपोथेसिस के अंदर ये डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि हमारा फलां फलां नंबर मीन है या फलां फलां जो हमारा है स्टैंडर्ड डेविएशन है या पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, वो नंबर की फॉर्म में जो भी आप हाइपोथेसिस बनाते हो उसे हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है टेस्टिंग। अब आपने हाइपोथेसिस तो बना ली अपने रिसर्च वर्क में, अब उसके बाद उसे टेस्ट करना कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, उस प्रोसेस को हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कहते हैं। इट इज़ अ प्रोसीजर दैट हेल्प्स अस टू असर्टेन, हमें पता लगाता है कि लाइकलीहुड ऑफ हाइपोथेसाइज्ड, मतलब जो हमारे हाइपोथेसिस हैं उसकी लाइकलीहुड कितनी है कि हमारे जो पॉपुलेशन पैरामीटर हैं या सैंपल पैरामीटर हैं वो आपस में करेक्ट हैं कि नहीं है। तो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर किसी को समझाना है तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का मतलब है जो भी हमने हाइपोथेसिस डेवलप की हैं, जो भी हमने थ्योरी या थीसिस डेवलप की हैं, उनको टेस्ट करना कि ये सही भी है या नहीं है। अब इसको टेस्ट करने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको फर्दर डिटेल में करते हैं। इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अ स्टैटिस्टिक इज कंप्यूटेड फ्रॉम अ सैंपल ड्रॉन फ्रॉम द parent population, and on the basis of this statistic it is observed whether the sample so drawn has come from the population with certain specific characteristic। सिंपल वर्ड्स में हमारे पास एक पॉपुलेशन का डाटा है, हम उसमें में से सैंपल निकालते हैं और सैंपल की वैल्यू जो आई होती है उसकी वैल्यू को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं पॉपुलेशन की वैल्यू से। फॉर एग्जांपल एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो पॉपुलेशन मैंने उनकी स्टडी करनी है तो पॉपुलेशन तो 100 बच्चों की होगी। अब 100 बच्चों का मीन आ रहा है मान लो 30, ठीक है, किसी भी चीज़ का मीन आ रहा है 30। अब मैं जो सैंपल लिया है उसका जो मीन आ रहा है उसको कंपेयर करूंगा कि ये मीन सही आ रहा है, पॉपुलेशन मीन से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इस चीज़ को हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कहते हैं, जो आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हाइपोथेसिस दो टाइप के होते हैं, एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्वेश्चन आया कि टेस्ट करो कि फलां फलां मीन सही है कि गलत है, तो सबसे पहले मैं ये मान के चलूंगा कि ये इक्वल है। तो हम इसको करते हैं इस तरीके से। द स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज सेटअप फॉर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस इज नोन एज नल हाइपोथेसिस। जब भी हम कोई टेस्ट करने की शुरुआत करते हैं किसी भी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस की, तो हम जब भी कोई हाइपोथेसिस शुरू में लेके आते हैं, शुरू में जो लेके आते हैं उसको H0 से डिनोट करते हैं। शुरू में मतलब फॉर एग्जांपल मैंने टेस्ट करना है कि एक पर्टिकुलर कंट्री की पर कैपिटा इनकम इतनी है, स्टेटमेंट दी हुई है, तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा हाँ जी इतनी है, नल हाइपोथेसिस रेशियो पर कैपिटा इनकम इक्वल टू उतना, ठीक है। अगर ऑल्टरनेटिव पे चलेंगे तो नॉट इक्वल टू उतना। तो जब भी हम शुरू करेंगे, अभी इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, एक बार ये हल्का सा रीड कर लूँ थ्योरेटिकल। अ नल हाइपोथेसिस इज सेटअप इन टेस्टिंग statistical hypothesis only to decide whether to accept or reject null hypothesis। बेसिकली ये इसलिए बनाई जाती है ताकि हम ये देख सकें कि इसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है।
it asserts that there is no difference between the sample parameter and population parameter. ये मान के चलता है कि सैंपल पैरामीटर और पॉपुलेशन पैरामीटर में कोई डिफरेंस नहीं है, सैंपल और पॉपुलेशन में कोई फर्क नहीं है, शुरू में ये मान के चलते हैं, और इट इज डिनोटेड बाय H0. तो फिशर जो है उन्होंने ये कहा, नल हाइपोथेसिस इज द हाइपोथेसिस विच इज टू बी टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन अंडर द एजम्पशन इट इज ट्रू. तो नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस है जो रिजेक्ट भी हो सकती हैं, बट हम ये एजम्पशन कर रहे हैं कि ये ट्रू पॉपुलेशन या ट्रू सैंपल मीन है. तो अब इसको एक और तरीके से मैं डिस्कस करता हूँ, जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. तो हाइपोथेसिस दो टाइप के होते हैं. कौन कौन से? नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होते हैं व्हेन एवर वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस. हमारी थ्योरी में जो हमने दिया हुआ है कि फलां फलां इसका मीन है या स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर वो स्टैटिस्टिकली प्रूव नहीं हुआ तो नल हाइपोथेसिस तो रिजेक्ट हो गए. तो जब कुछ रिजेक्ट होगा तो कुछ और भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, तो उसका जो भी ऑल्टरनेटिव होगा वो एक्सेप्ट करेंगे, जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. द नेगेशन मतलब जो हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं ऑफ नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. जब भी हम उसको रिजेक्ट करते हैं, हम उसको दरकिनार कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो जो भी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के बाद जो भी ऑल्टरनेटिव आता है उसे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट एनी हाइपोथेसिस विच इज नॉट नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. कोई भी हाइपोथेसिस अगर नल हाइपोथेसिस नहीं है तो वो हमेशा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ही है. इट इज डिनोटेड बाय H1 और HA. A मतलब ऑल्टरनेटिव. इट इज सेट इन सच अ वे that the rejection of null hypothesis implies the acceptance of alternative hypothesis. ये इस हिसाब से सेट किया जाता है कि अगर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गए, तो अपने आप ये एक्सेप्ट हो जाएंगे. किस तरीके से, आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा. तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको सब कुछ समझ आने वाला है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं 100 और कितने भी स्टूडेंट्स हैं. ठीक है. क्लास का मैंने पॉपुलेशन मीन लिया. पॉपुलेशन मीन को क्या कहते हैं? म्यू. ये जो वर्ड है इसको कहते हैं म्यू. म्यू इज पॉपुलेशन मीन. ठीक है. पॉपुलेशन मीन मैंने मान लो मैथ्स का टेस्ट लिया और पॉपुलेशन मीन जो निकल रहा है वो है 70. ठीक है. अब आ जाता है सैंपल मीन. मैंने क्या लिया? इस पूरी की पूरी क्लास में से सैंपल लिया, सैंपल ऑफ 30 स्टूडेंट्स. ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 100 थे, मगर मैंने 30 स्टूडेंट्स का सैंपल लिया. ठीक है. अब ये जो 30 स्टूडेंट्स का सैंपल लिया है उसका जो सैंपल मीन आ रहा है वो आ रहा है 50. ठीक है. अब जो पॉपुलेशन मीन आ रहा था वो आ रहा था 70. अब इसको टेस्ट करना है कि भाई हमने जो सैंपल मीन निकाला है वो पॉपुलेशन मीन के आसपास है या नहीं है, जो हमारा सैंपल है वो सही है या गलत है. सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन बराबर नहीं आ रहे, तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है? इस चीज़ को हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कहते हैं. तो बेसिकली जो हमने ये हाइपोथेसिस दिया है इसको टेस्ट करना. ठीक है. तो इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने को हम क्या कहते हैं? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कहते हैं. तो इसमें अगर हम नल हाइपोथेसिस लेंगे तो हम लिखेंगे H0 रेशो म्यू इक्वल टू 70 कि भाई जो पॉपुलेशन मीन है वो सही है. अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो इसका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 रेशो म्यू नॉट इक्वल टू 70. ठीक है. कि भाई 70 नंबर नहीं है. इसमें ऐसे भी हो सकता है कि जो म्यू है पॉपुलेशन मीन है ग्रेटर देन 70. ठीक है. इसमें यह भी हो सकता है कि लेस देन 70, कोई भी नंबर आ सकता है. समझ गए बात? तो फिलहाल आपको ये देखना है कि जब भी हमने कोई स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस दिया है उसको टेस्ट करना कि भाई ये हाइपोथेसिस सही है या गलत है, उसको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कहते हैं. और जब भी हमारा जो भी प्रॉब्लम होती है रिलेटिंग टू टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, उसमें जो भी हमें डाटा दिया होता है इनिशियल स्टेजेस में, वो हम नल हाइपोथेसिस ले लेते हैं और ऑल्टरनेटिव ले लेते हैं उसका उल्टा, कि अगर ये एक्सेप्ट नहीं हुआ तो इसका उल्टा क्या होगा. उल्टा नॉट इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन, मोर देन, दोनों केसेस में हो सकता है. वो मैं आगे आपसे डिस्कस करता रहूँगा. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का सेकंड पार्ट, जो कि पार्ट 2 है. ये सीरीज ऑफ पार्ट्स चल रहे हैं जो कि कंसेप्चुअल स्टडी है कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है. तो इसमें सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर. तो टाइप 1 एरर क्या होता है और टाइप 2 एरर क्या होता है ये पता होना चाहिए. शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत डेडली क्वेश्चन है ये. ठीक है. तो टाइप 1 errors are made when we reject null hypothesis H0 though it is true. It is denoted by alpha. सिंपल वर्ड्स में टाइप 1 एरर तब अकर होता है जब भी हम रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को, बल्कि वो सही है. इसकी एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल, मैं जिस लोकेलिटी में रहता हूँ मैंने वहाँ की स्टैटिस्टिकल स्टडी की और ये जाना कि ऑन एन एवरेज
हर बंदा ग्रेजुएशन पास है, हर बंदे ने ग्रेजुएशन की हुई है, ठीक है। तो अब अगर मैं इस चीज़ को टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करता हूँ और ये जो सही बात है उसको रिजेक्ट कर देता हूँ, स्टेटिस्टिकली गलत प्रूफ कर देता हूँ, तो एरर तो हो गया ना। अब इस एरर को क्या कहेंगे? टाइप 1 एरर। इसे उल्टा चलें तो टाइप 2 एरर क्या कहता है? टाइप 2 एरर कहता है व्हेन वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस दाउ इट इज फॉल्स। अगर हम किसी भी नल हाइपोथेसिस को जो गलत हैं उनको एक्सेप्ट कर लें तो इसे हम क्या कह देते हैं? टाइप 2 एरर। तो दोनों टाइप के एरर ज़्यादातर रिसर्चर्स कर देते हैं, इसीलिए उनको काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं जिससे वो मतलब इस टाइप के एरर ना करें, नहीं तो उनके थीसिस या रिसर्च का फ़ायदा ही क्या हुआ जब उन्हें सही चीज़ को गलत कह दिया या गलत चीज़ को सही कह दिया, ठीक है। तो वाइल टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अटेम्प्ट्स आर मेड टू मिनिमाइज बोथ एरर। तो हम क्या करते हैं? दोनों के दोनों टाइप को के जो एरर्स हैं उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई होप आपको टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर के बारे में पता लग गया होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का एक और पार्ट लेके आया हूँ जो कि पार्ट 3 होने वाला है, ठीक है। पार्ट 1 एंड 2 समझेंगे तभी आपको ये समझ आएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसको पहले मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बोलता हूँ, उसके बाद मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि आम इंसान को एकदम से समझ आ जाए। द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर एंड इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करता है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ एरर कितना हो सकता है, वो भी टाइप 1 एरर, ठीक है। टाइप 1 एरर क्या होता है? पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, आप पिछली वीडियो में जाइए और उसे चेक कीजिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग करेक्ट डिसीजन इज देन 1 माइनस अल्फा। अगर अल्फा मतलब टाइप 1 एरर होने के चांसेस को अल्फा लेते हैं, तो टाइप 1 एरर होने के जो चांसेस हैं उसको अगर अल्फा ले रहे हैं तो ना होने के चांसेस को 1 माइनस अल्फा लेंगे, ठीक है ना। द कॉमनली यूज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज प्रैक्टिस एट 5%। तो कॉमनली हम ये मान के चलते हैं कि तकरीबन 5% एरर हो सकता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता तो आपने 5% एरर ही लेके चलना है, ठीक है। एंड 1%, तो ज़्यादातर 5% यूज़ होता है, उसके बाद सेकेंड नंबर आ जाता है 1% और उसके बाद 2%, 3%, जितना भी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड 5% फर्स्ट नंबर पे, और सेकेंड नंबर पे 1%। इफ़ वी यूज़ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अगर हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे अपने थीसिस को चेक करते हैं कि क्या चांस है कि 5% गलती हो और 95% हमारा सही हो, तो उसको हम लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू 0.05। वी शैल मीन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर इज 0.05 और 5%। इफ नो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज गिवन देन ऑलवेज टेक 5%। तो अगर 5% पे मैं अपने थीसिस को चेक कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि 5% गलती का चांस ले रहा हूँ और 95% सही होने का चांस ले रहा हूँ। और अगर 1% पे चेक कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं हाइपोथेसिस में ये मान के चल रहा हूँ कि 1% गलती के चांस है और 99% मेरे हाइपोथेसिस ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो, कि कुछ नहीं लिखा कि 5% पे चेक करना है या 1% पे चेक करना है, तो हमेशा 5% पे ही चेक करना है। ये बात स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का इंट्रोडक्टरी पार्ट 4, जिसके अंदर हम कवर करेंगे टू टेल टेस्ट एंड वन टेल टेस्ट। अब ये टू टेल टेस्ट, वन टेल टेस्ट कब लगते हैं, कैसे लगते हैं, इसके लिए आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी थोड़ी और इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा लंबी ये वीडियो नहीं करूंगा। द प्रोबेबिलिटी कर्व ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक इज अ नॉर्मल कर्व। जब भी हम प्रोबेबिलिटी कर्व करते हैं सैम्पलिंग के अंदर तो सबसे पहले नॉर्मल कर्व लेते हैं। तो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर आना चाहिए, हल्का फुल्का तो आना ही चाहिए। In any test, critical region is represented by a portion of area under this normal curve। तो जब भी हम क्रिटिकल रीजन को डिस्कस करने लगते हैं तो वो एरिया नॉर्मल कर्व के अंडर ही आ जाता है। क्रिटिकल रीजन 1 टेल हो या 2 टेल हो, वो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि क्रिटिकल रीजन क्या होता है। आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कीजिए, ठीक है। दिस कर्व हैज टू साइड्स नोन एज टू टेल्स। जो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होती है इसकी लेफ्ट टेल राइट टेल दो टेल्स होती हैं जिसको हम टू टेल्स कहते हैं। अब टू टेल टेस्ट कब लगता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिसर्च के लिए। व्हेन द टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ critical rejection region represented by both sides of standard normal curve, it is called two tail test। सिंपल वर्ड्स में ये कहते हैं कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर जो रिजेक्शन रीजन या क्रिटिकल रीजन दोनों साइड्स पे अवेलेबल है तो उस टेस्ट को हम क्या कहेंगे? टू टेल टेस्ट। In simple words, we can say that a test of statistical hypothesis where the alternative hypothesis H1
इज टू साइडेड, जिसमें जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो टू साइडेड होता है, तो उसको हम टू टेल टेस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं कि मान लो दो पॉपुलेशन मीन दिए हुए हैं, दो चीजें गिवन है। नल हाइपोथेसिस आपने ले लिया कि भाई दोनों के दोनों बराबर हैं, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ले लिया कि बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है ये बात आपने कही, तो इसके तो दो केसेस निकल सकते हैं, या तो ग्रेटर है या तो लेस है। तो जब भी आप ड्यूल मीनिंग में अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो टू टेल टेस्ट लगेगा। समझ गए बात? नल हाइपोथेसिस हमने सीधा ले लिया इक्वल टू, ऑल्टरनेटिव में नॉट इक्वल टू। अब भाई नॉट इक्वल टू के तो दो केस आ जाते हैं, लेस भी हो सकता है, मोर भी हो सकता है। तो इस केस में आपका टू टेल टेस्ट लगेगा। इसको फर्दर आगे चलते हैं, और एक मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया हुआ है कि ये दोनों साइड, एक टेल ये है दूसरी टेल ये, दोनों साइड अगर रिजेक्शन रीजन आ जाते हैं तो उसे टू टेल टेस्ट कहते हैं। अब टू टेल टेस्ट हमेशा तब लगता है जब ये जो केसेस हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के केसेस हम नॉट इक्वल टू के केस में लेते हैं। तो मैं बच्चों को नहीं, स्टूडेंट्स को ये बताता हूं कि जब भी नॉट इक्वल टू का केस आए तो हमेशा नल हाइपोथेसिस के जो दूसरे जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो टू टेल टेस्ट में बनते हैं। तो एप्लीकेशन कहाँ पे इसकी? अ टू टेल टेस्ट इज अप्लाइड इन सच केसेस व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एंड द पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक इज टेंडिंग टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। जब भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, द डिफरेंस में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब आंसर ज्यादा भी आ सकता है कम भी आ सकता है, मतलब सिंपल वर्ड्स में नॉट इक्वल टू के केस में हम ये यूज करेंगे। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं और वन टेल टेस्ट डिस्कस करते हैं। वन टेल टेस्ट इससे उल्टा है, उसमें नल हाइपोथेसिस क्या था, इक्वल टू प्रूव कर दिया। ठीक है, इक्वल टू दे दिया, प्रूफ नहीं किया, खैर प्रूफ तो बाद में करेंगे, इक्वल टू दे दिया। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या था, नॉट इक्वल टू। यहाँ पे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टू साइडेड नहीं होती, ये या तो कहेगी लेस है या तो कहेगी मोर है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में देखते हैं। अ टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस वेयर द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज वन साइडेड। टू साइडेड नहीं, पिछले केस में टू साइडेड था, तो इसको वन टेल टेस्ट कहते हैं या वन साइडेड टेस्ट कहते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, दो टाइप्स हैं। पहला राइट टेल टेस्ट। तो राइट टेल टेस्ट तब लगता है जब राइट टेल तो इस साइड होती है ना, राइट टेल राइट साइड। इन राइट टेल टेस्ट द रिजेक्शन रीजन और क्रिटिकल रीजन लाइज एंटायरली टू द राइट टेल ऑफ द नॉर्मल कर्व, इसलिए इसको राइट टेल टेस्ट कहते हैं। तो हमने नल हाइपोथेसिस ले लिए कि म्यू वन इक्वल टू म्यू नॉट, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लिख लिया ग्रेटर। तो ये बात आपको याद रखनी है, जब भी ग्रेटर का केस आता है तो राइट टेल टेस्ट लगते हैं। ठीक है, नंबर टू, इससे अपोजिट चलता हूँ, और लेफ्ट टेल टेस्ट में आपको इससे उल्टा कि भाई जो टेल है उसकी लेफ्ट साइड पे बनता है। ठीक है, और इस केस में क्या आ जाता है, लेस देन का केस आ जाता है। तो बेसिकली अप्लाई वन टेल टेस्ट ओनली व्हेन जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो आपको लेस देन में प्रूव करनी है या मोर देन में प्रूव करनी है। अगर आपको लेस और मोर का कोई झमेला नहीं है तो आप सीधा नॉट इक्वल टू लिख सकते हैं। समझ गए बात? तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की इंट्रोडक्टरी पार्ट का फोर्थ पार्ट। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन। क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन क्या होता है, ये सबसे पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, फिर टेक्निकल लैंग्वेज में बताऊंगा। तो सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो सपोज हमारे सामने ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व को बनाने का बहुत आसान तरीका है, बेल शेप होती है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर पेंसिल सी है, एक स्टाइलस उससे अच्छी तरह से नहीं बन पा रहा, तो मैंने पहले से बना के रखी है बेल शेप कर्व। तो क्रिटिकल रीजन एक ऐसा रीजन होता है जिसमें हमें ये पता लगाना होता है कि भाई ये इस रीजन के अंदर अंदर आया तो हमारा आंसर सही है, और इस रीजन से बाहर आया तो आंसर गलत है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि आपका आंसर विद इन दीज लिमिट्स आया तो सही है, तो इसे क्या कहेंगे, एक्सेप्टेंस रीजन, एक्सेप्टेंस रीजन। ठीक है, और अगर यहाँ यहाँ आया तो उसे क्या कहेंगे, रिजेक्शन रीजन। तो सिंपल वर्ड्स में ये कहता है, ये जो क्रिटिकल रीजन है ये आपको वो एरिया बताता है जो एरिया के अंदर अंदर आंसर आया तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा थीसिस, और अगर इसके बाहर बाहर आया तो आपका रिजेक्ट होगा। इसके अंदर फर्दर आ जाता है कि वन टेल टेस्ट लेना है, राइट लेफ्ट टेल लेना है कि राइट टेल लेना है या टू टेल टेस्ट लेना है, ये आने वाली वीडियोस में नेक्स्ट पार्ट है ये। तो ये अभी मैं इसमें नहीं बहसम बहसाई में जाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक बड़ा लंबा हो जाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में क्रिटिकल रीजन वो रीजन होता है कि जिसके बीच बीच में आंसर आया सही है, इसके इधर उधर आया तो आपकी जो थीसिस है वो गलत है। तो इसको टेक्निकल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। द रिजेक्शन रीजन और क्रिटिकल रीजन इज द रीजन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व कॉरस्पॉन्डिंग टू प्री डिटर्मिन्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस।
ये एक ऐसा रीजन होता है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो कर्व है उस पे हम प्लॉट करते हैं, और एक चूजन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कि हमने 95% पे अपनी थ्योरी चेक करनी है या 99% पे चेक करनी है। मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि 95% पे जब हम अपनी थ्योरी को करेक्ट साबित करते हैं तो हम अल्फा की वैल्यू 0.05 या 5% लेते हैं, और 99% अगर हमने थ्योरी सही प्रूव करनी है तो अल्फा की वैल्यू 1% लेते हैं या फिर 0.01 लेते हैं। द रीजन अंडर नॉर्मल कर्व विच इज नॉट कवर्ड बाय द रिजेक्शन रीजन इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस रीजन। ये मैंने अभी आपको बताया था ये वाला डायग्राम बना के कि भाई अगर इसके अंदर अंदर आंसर आए तो एक्सेप्टेंस रीजन है, इसके बाहर आए तो रिजेक्शन रीजन है। तो इन्होंने भी यही लिखा है सिंपल इंग्लिश में, द रीजन अंडर द नॉर्मल कर्व विच इज नॉट कवर्ड बाय रिजेक्शन। अगर हम उस एरिया को रिजेक्ट नहीं करते तो उस एरिया को क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस रीजन। ठीक है। दस द स्टैटिस्टिक which leads to rejection of null hypothesis H0 gives us a region which is called rejection region। तो ये सिंपल इंग्लिश में घुमा फिरा के लिखा हुआ है कि भाई अगर इसके अंदर अंदर आया तो इसे एक्सेप्टेंस रीजन कहेंगे, और अगर कोई भी एरिया एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर नहीं आता, दूसरे रीजन में आता है, तो उसे क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन कहा जाता है। द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक कंप्यूटेड टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस H0 इज नोन एज क्रिटिकल वैल्यू। सिंपल वर्ड्स में वो वैल्यूज जो इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करवाती हैं, ठीक है, कि इसके नीचे नीचे आंसर आए तो सही है, इसके ऊपर ऊपर आए तो रिजेक्ट हो जाएगा, उन वैल्यूज को हम क्रिटिकल वैल्यूज कहते हैं। आने वाले वीडियोस में ये मैं और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। इसमें सिर्फ मैंने आपको इस वीडियो में ये बताना है कि क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन क्या होता है। अगर मैं इससे ज्यादा बताऊंगा तो वो फिर जो नेक्स्ट वीडियोज है उनका जो है वो टॉपिक खराब हो जाएगा। तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि आपका आंसर विद इन सर्टेन लिमिट्स आना चाहिए। उन लिमिट्स के अंदर अंदर आता है तो एक्सेप्टेंस रीजन है, अगर उसके बाहर आता है तो वो रिजेक्शन रीजन है। इसमें वन टेल भी हो सकता है, टू टेल भी हो सकता है, वो मैं यहाँ इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा क्योंकि वो आने वाली वीडियोस में डिस्कस होगा, वहां पे ये कर दूंगा तो टॉपिक का हलवा बन जाएगा। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का एक और टॉपिक डिस्कस करूंगा, क्रिटिकल वैल्यू। हम क्रिटिकल वैल्यू कैसे देखते हैं और क्रिटिकल वैल्यू का हमारे आंसर पे या हमारे जो हमारे आगे प्रॉब्लम है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है ये चेक करेंगे। सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यू क्या होता है? द वैल्यू ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक दैट डिफाइंस द रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन इज कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू। एक ऐसी वैल्यू जो आपको बताएगी कि आपके हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होंगे या रिजेक्ट होंगे, उस वैल्यू को हम क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। अब क्रिटिकल वैल्यू का ये जो टेबल आपको दिया हुआ है ये हर बुक में अवेलेबल है जो स्टैटिस्टिक्स की है, जिसमें ये वाला चैप्टर होगा। हर बुक में मतलब उन बुक्स में नहीं होगा जिन बुक्स में ये चैप्टर अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड, यहाँ लिखा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% एंड 5%। ज्यादातर हम 1% 5% पे देखते हैं, रिसर्च करते हैं। उसके बाद वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट। हमें वन टेल टेस्ट या टू टेल टेस्ट के सामने जो भी वैल्यूज हैं ये हमें चेक करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं टू टेल टेस्ट लगा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे 5% के सामने देखनी है तो इसकी वैल्यू कितनी है 1.96। अगर मैं वन टेल टेस्ट लगा रहा हूँ और 5% में मुझे देखनी है तो 1.64। अगर वन टेल टेस्ट लगा रहा हूँ 1% पे देखनी है तो 2.33। टू टेल टेस्ट लगा रहा हूँ 1% पे चेक करनी है तो 2.58। तो इस तरीके से क्रिटिकल वैल्यूज को देखा जाता है टेबल में, और ये वैल्यूज फिक्स रहेंगी। समझ के बाद तो 2-4 क्वेश्चन करने के बाद बच्चों को ये वैल्यू याद हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर 1.96 यूज होती है या 1.64 या ये ज्यादातर ये यूज होती हैं, बाकी यूज नहीं होती। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इन क्रिटिकल वैल्यूज के बेस के ऊपर हम अपने डिसीजन कैसे लेते हैं थ्योरी का, तो मतलब हाइपोथेसिस का। तो सबसे पहले इफ हमारी जो z की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, z को मैंने मॉडुलस रखा है क्योंकि z की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव आएगी तो भी पॉजिटिव लिख लेंगे। ठीक है, ये क्रिटिकल वैल्यू जिसको z अल्फा कहा गया है, अगर इससे कम है तो हम अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर z की वैल्यू जो कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है क्रिटिकल वैल्यू से तो हमेशा हम रिजेक्ट करेंगे अपने नल हाइपोथेसिस को और एक्सेप्ट करेंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। तो ये तरीका सारे के सारे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में आएगा कि अगर आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, जो आपका आंसर है, वो टेबल वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यू से कम आ रहा है तो आप क्या करोगे, एक्सेप्ट। अगर ज्यादा आ रहा है तो आप अपने नल हाइपोथेसिस को क्या करोगे, रिजेक्ट।
समझ गई बात, और उसका जो ऑल्टरनेटिव आपने लिखा होगा उसको एक्सेप्ट करोगे। तो z जो है उसको कैलकुलेट करने के कई तरीके हैं। z टेस्ट होता है, अब टी टेस्ट हो गया तो टी हो जाता है यहाँ पे, अगर काई स्क्वायर टेस्ट है तो काई स्क्वायर होता है, एनोवा होता तो एनोवा हो जाता है। ये सारे मैं डिस्कस करूंगा, मगर अब कोई कंप्यूटर या मशीन तो हो नहीं कि एक ही दिन सारे के सारे बना दिए, तो आस्ता आस्ता ये भी आपके सामने आएंगे। तो क्रिटिकल वैल्यू को मैंने z अल्फा से डिनोट किया है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। दो चार हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट और थ्योरेटिकली लास्ट टॉपिक लेके आया हूँ। थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली तो अभी शुरू करने मैंने, जिसको हम कहते हैं प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का मेन प्रोसीजर क्या है भाई? सबसे पहले प्रोसीजर में हम क्या करेंगे? सेटअप अ नल हाइपोथेसिस। हम नल हाइपोथेसिस को सेटअप करेंगे कि हमारा जो स्टैटिस्टिकली हमारा जो रिसर्च है वो ये कहती है, इसके हिसाब से नल हाइपोथेसिस हमारा ये है। तो नल हाइपोथेसिस को सिलेक्ट करने के बाद सेकंड पॉइंट आएगा सेटअप अ सूटेबल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हम उसको टेस्ट करने के लिए एक सूटेबल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम उसको 5% पे चेक करना चाहते हैं या 1% पे चेक करना चाहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 5% पे चेक करने का मतलब है कि हमारी गलती के चांस 5% है और थीसिस सही होने के चांस 95% है। और 1% पे चेक करना, इसका मतलब है कि हमारे गलती के चांस, टाइप 1 एरर के जो चांस है वो 1% है और 99% चांस है कि हमारे थीसिस सही हो। और एक बार ये हो गया तो नंबर 3, सेटअप अ सूटेबल टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक। हम सूटेबल टेस्ट को अपनाएंगे। जैसे सूटेबल टेस्ट में 30 से ज़्यादा आइटम है, मीन मून या स्टैंडर्ड डिवीजन कंपेयर कर रहे हैं तो जेड टेस्ट, 30 से कम आइटम है तो टी टेस्ट, वेरिएंस के लिए एफ टेस्ट, ठीक है, काई स्क्वायर आ जाता है वो जो, और मतलब एनोवा आ जाते हैं, कई टाइप के टेस्ट आते हैं, ठीक है, अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग टेस्ट हैं। फोर्थ, नेसेसरी कैलकुलेशंस। जो भी नेसेसरी कैलकुलेशंस करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताता रहूँगा। तो उसके बाद हम क्या कहेंगे? मेकिंग डिसीजन। डिसीजन लेंगे। डिसीजन कैसे लेना है? फिर से वही कहानी कि हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है अगर कम है और जो z की क्रिटिकल वैल्यू है ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे नल हाइपोथेसिस को। ऑन द अदर हैंड हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z है वो ज़्यादा आ गई क्रिटिकल वैल्यू से, तो हम क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट किसको करेंगे भाई? रिजेक्ट भी नल हाइपोथेसिस को ही करेंगे। तो ये तरीका है, ये प्रोसेस है जिसके थ्रू हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जिसको हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर्स। सैम्पलिंग एरर्स क्या होते हैं और ये किस वजह से होते हैं वो डिस्कस करेंगे। दीज आर दोज एरर्स विच अराइज ड्यू टू द मेथड ऑफ सैम्पलिंग। ये वो एरर्स हैं जो मेथड ऑफ सैम्पलिंग की वजह से आते हैं। अब ये किस तरीके से आते हैं, कैसे आते हैं, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फॉलोइंग आर द कॉजेज या रीजंस। कौन कौन से रीजंस हैं? रीजन नंबर 1, फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग मेथड। हमने गलत सैम्पलिंग मेथड चूज कर लिया, इस वजह से ये एरर आ सकता है। नंबर 2, सब्सटीट्यूटिंग वन सैंपल फॉर द सैंपल ड्यू टू द डिफिकल्टीज इन कलेक्टिंग द सैंपल। हम अगर एक सैंपल को दूसरे सैंपल की जगह सब्सटीट्यूट कर लें, ठीक है, हमने इसमें क्या किया? सब्सटीट्यूटिंग वन सैंपल फॉर द अदर सैंपल। एक सैंपल को दूसरे सैंपल से सब्सटीट्यूट कर लिया क्योंकि हमारे को डिफिकल्टीज आ रही हैं एक पर्टिकुलर सैंपल को लेने में, ठीक है, कलेक्शन में डिफिकल्टीज आ रही हैं। थर्ड पॉइंट आ जाता है फॉल्टी डिमार्केशन ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स। जो भी हमारे पास सैम्पलिंग यूनिट्स हैं, हमने उसकी डिमार्केशन, उनको अच्छे तरीके से मार्किंग नहीं की, उसको अच्छे तरीके से क्लासीफाई नहीं किया। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट इज वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन विच हैज़ डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स। अब पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स ही अलग अलग हैं, तो हमने वहाँ सैंपल की जगह पॉपुलेशन मेथड यूज़ करना था, सेंसस मेथड यूज़ करना था। तो अगर पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है तब भी गलती होने के चांसेस रहते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और अगर हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ स्टैटिस्टिक्स का एक छोटा सा टॉपिक जिसको हम कहते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स। तो ये नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या होते हैं और इसके कॉजेज क्या होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे आज आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दीज आर दोज एरर्स विच क्रीप या अकर कुछ भी लिख सकते हो, ड्यू टू ह्यूमन फैक्टर्स विच ऑलवेज वेरी फ्रॉम वन इन्वेस्टिगेटर टू अनदर। ये क्यों होते हैं? ड्यू टू ह्यूमन फैक्टर्स, इंसान की वजह से, जो इन्वेस्टिगेटर है उसकी वजह से, क्योंकि हर एक इन्वेस्टिगेटर का अपना अपना काम करने का तरीका होता है। अब इसके कॉजेज क्या क्या हैं? नंबर 1, फॉल्टी प्लानिंग। क्या पता प्लानिंग ही गलत कर दी हो। नंबर 2, प्लानिंग मतलब डाटा को कलेक्ट करने को प्लान करना, किस किस तरीके से करना है वो गलत कर दिया। फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ सैंपल यूनिट्स, क्या पता सैंपल यूनिट्स ही गलत ले लिए। नंबर 3, लैक ऑफ ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ।
जो डाटा कलेक्ट करने के लिए आपने स्टाफ लगाया उसकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं है या उसको एक्सपीरियंस नहीं है। नंबर 4, नेग्लिजेंस हो सकती है एंड नॉन रिस्पॉन्स ऑन द पार्ट ऑफ रिस्पोंडेंट। जो रिस्पोंडेंट है वो भी तो गलतियां कर सकता है, रिस्पोंडेंट ने अच्छा डाटा हमें दिया ही नहीं, ये भी गलती हो सकती है। नेक्स्ट, एरर्स इन कंपाइलेशन। एक बार डाटा इकट्ठा कर दिया, उसको कंपाइल करना पड़ता है, क्लासीफाई करना पड़ता है, उसमें कोई गलती हो जाए। नेक्स्ट, एरर्स ड्यू टू रॉन्ग स्टेटिस्टिकल मेजर। जो हमने स्टेटिस्टिकल मेजर लगाना था, फॉर एग्जांपल जहाँ मीन लगाना था वहाँ मीडियन लगा दिया, मीडियन लगाना था मोड लगा दिया, इस वजह से भी गलती होगी। नेक्स्ट, फ्रेमिंग ऑफ अ रॉन्ग क्वेश्चनियर। अगर रॉन्ग क्वेश्चनियर बन जाएगा, क्वेश्चनियर ही सही नहीं होगा तो डाटा कैसे कलेक्ट होगा सही तरीके से, ठीक है। और 8th पॉइंट है इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन ऑफ सैंपल सर्वे। जो सैंपल सर्वे हम कर रहे थे उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो इनकम्प्लीट रह गई। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एरिया से हमने 100 सैंपल्स लेने थे, उसकी जगह 20 सैंपल्स ही लिए, तो डाटा तो अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा ना जो हम इकट्ठा करेंगे, और कंक्लूजन्स भी गलत मलत आ सकती हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।